क्वेश्चन पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही। हमने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कुछ मेजर्स होने चाहिए जो कि सरकार अपनाए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनाए और आरबीआई अपनाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब उसी से रिलेटेड हम एक बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग टॉपिक के बारे में कि या ये एक चॉइस है या फिर नीड है, क्या है। मतलब एक थोड़ा सा ये एक मेंस एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। तो देखते हैं ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। ये जो फंडा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, दिस इज एसोसिएटेड विद एक कमेटी अपॉइंट हुई थी जिसके बारे में हमने इस लेक्चर में इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है और मैंने आपको बोला था मैं फर्दर लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा। उर्जित पटेल कमेटी, जिसको अपॉइंट करा गया था आरबीआई के द्वारा साल 2013 में। आरबीआई ने उर्जित पटेल कमेटी का गठन करा था साल 2013 में। दो बेसिक मैंडेट इसको दिए गए थे। क्या कि हमें कुछ ऐसे सुझाव दीजिए कि हम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को रिवाइज कर सके और उसे स्ट्रेंथन कर सके। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क मतलब क्या कि आरबीआई कुछ ऐसे स्टेप्स ले सके जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को टारगेट करना, उसको कंट्रोल करना ज़्यादा बेटर हो सके आरबीआई के लिए। और दूसरा, इसको बोला गया, उर्जित पटेल कमेटी को एक मैंडेट दिया गया कि आप हमें रिकमेंड करिए एक एप्रोप्रिएट नॉमिनल एंकर फॉर द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि अगर हम इस प्रकार से, आरबीआई ने बोला कि अगर हम इस प्रकार से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें एक सुझाव कुछ ऐसा दीजिए कि हम इन्फ्लेशन की दरों को कैसे कंट्रोल कर सके। यानी कि अब आप कहेंगे ये सर ये खतरनाक वर्ड क्या है, एप्रोप्रिएट नॉमिनल एंकर। देखो एंकर क्या होता है, एंकर आपको पता है जो शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं उसको रस्सी से बांधने के लिए साइड में एक छोर पर उसकी रस्सी बन सके, उसको टिकाने के लिए कि शिप पानी में बहाव से जो है वो कहीं चला ना जाए। तो ये उसको जो बांधने के लिए होता है इसको हम लोग एंकर कहते हैं, राइट। ये जो चीज होती है ये एंकर होता है, ठीक है। अब यानी कि हमें इन्फ्लेशन की दरों को अगर मेंटेन करके रखना है, उसको उतना ही कि एक जगह से दूसरी जगह वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही फ्लोट कर सके, तो उसके लिए एक बेस्ट मिनिमम कि इतनी इन्फ्लेशन अगर होनी चाहिए और जो पैसा है वो इकोनॉमी से कितना सकआउट होना चाहिए, कितना उस पैसे का लीकेज होना चाहिए, मनी सप्लाई किस हद तक कंट्रोल होना चाहिए, इस चीज को देखा जाएगा एक रिकमेंडेशन के बेसिस पर। और ये दोनों के दोनों काम दिए गए उर्जित पटेल कमेटी को। क्या आपको मैंडेट समझ में आया उर्जित पटेल कमेटी का? बताओ, समझ में आ गया? दोनों के दोनों पॉइंट्स इसी चीज की तरफ इशारा करते हैं कि इन्फ्लेशन को टारगेट कैसे करना है। ओके सौगंधा, समझ में आया ये चीज? ठीक है। अब कमेटी ने 2013 में बनी थी, एक साल लगा कमेटी को। कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी 2014 में। अब यहां पर देखने वाली जानने वाली बात यह है, अगर कल को जनरली ऐसी स्टेट पीएससीज में क्वेश्चन आ जाए कि उर्जित पटेल कमेटी कौन सी सरकार के टाइम पर बनी थी, उसका अपॉइंटमेंट कौन सी सरकार के टाइम पर, उसका जो गठन था कब करा गया था, तो वो था यूपीए का कार्यकाल। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, किसके कार्यकाल में? एनडीए के कार्यकाल में। 2013 और 14 में इलेक्शंस थे, शाइनी है ना, और मोदी जी आ गए थे, है ना। तो कमेटी ने अपनी 2014 की रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी कि डैट वी मतलब इट रिकमेंडेड टू फोकस ऑन ओनली वन ऑब्जेक्टिव। कमेटी ने बोला देखो हमें ना अगर इन्फ्लेशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना है, तो कमेटी ने बोला कि यहाँ पर वैसे मैंने सरकार की बात ऊपर आपसे कर दी, लेकिन ये चीज़ जनरली आरबीआई के लिए थी। और ऐसा नहीं होता कि जैसे हम सोच लेते हैं, जैसे एक टिपिकल ग्राउंड्स पे लिखा रहता है मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह वो करके। रियल जो चीज़ें होती हैं आप सभी को ऐसा पता होगा शप्रीत के, देखो ना आरबीआई का गवर्नर सरकार से पूछे बिना कुछ बहुत बोल्ड डिसीजन लेगा, और सरकार को भी इतनी सूझबूझ तो होती नहीं इकोनॉमी को चलाने की, तो वो आरबीआई को साथ लेके ही चलते हैं। तो शायद आपको पता है ना, ऑन पेपर ये चीज़ जनरली लिखी जाती है, फिस्कल और मॉनेटरी वगैरह, ये सारे के सारे जो आरबीआई के अफसर और सरकारी लोग हैं सब लोग साथ में लेकर ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से चलते हैं जब इकोनॉमी को बचाने की बात आ जाए, स्पेशली जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए देश में, राइट, है ना। कोई एक यहाँ पर वन मैन शो नहीं हो सकता कि एक कोई सिंगल पर्सन करके एक सिंगल लीडर बचा लेगा इकोनॉमी को, है ना। तो
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सौगंधा ये कहा कि हमें ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस रखना चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद, एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही गोल होना चाहिए। अगर हमें देश में महंगाई की दरों को कंट्रोल करना है देन हमें एक इन्फ्लेशन टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। इन्फ्लेशन टारगेट की बात इस कमेटी ने, उर्जित पटेल कमेटी ने इसलिए करी थी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था, एक इन्फ्लेशन जो है हमारे देश में वो जीरो मेंटेन नहीं करी जा सकती, जीरो एम ही नहीं करी जा सकती। और हमारा देश का शायद किसी देश में नहीं करी जा सकती। हमें एक उसको आइडल कंडीशंस के तौर पर लेकर चलना है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ए से बी तक जो है वो महंगाई मतलब फ्लोट कर ले तो इतना चल जाएगा, है ना। लेकिन हम बोले कि जीरो ही हो जाए तो ये चीज वो नहीं है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब क्या, चलो इसको समझते हैं। इसने क्या सुझाव दिए आरबीआई को। इसने बोला इन्फ्लेशन टारगेटिंग को सबसे पहले तो ये एक सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी बनाओ। इसको सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी मतलब क्या कि आरबीआई के कोई भी जो रेट्स हैं, जैसे मतलब आरबीआई के साथ एसोसिएटेड कोई भी जो रेट्स है, अब आप कहोगे रेट्स क्या है, रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ये एक सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी फीचर बनना चाहिए। यानी कि आरबीआई कोई भी अगर रेट को डिसाइड करे तो आरबीआई के वेरियस रेट्स या आरबीआई के वेरियस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, इन्फ्लेशन वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव है ही है आरबीआई का। यानी कि मैं बोलना ये चाह रहा हूं साफ शब्दों में, आरबीआई अगर कोई भी स्टेप लेगा सौगंधा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो इस चीज का जरूर ध्यान रखेगा आरबीआई कि देश में महंगाई कितनी है और महंगाई को कंट्रोल कितना करना है, राइट। इन्फ्लेशन की बात होगी तो आरबीआई की जब भी कोई भी पॉलिसी है ना, सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी मतलब शाइनी आरबीआई की पॉलिसी, तो आरबीआई हमेशा अपनी पॉलिसी में ना महंगाई का टारगेट जरूर लेकर चले कि हम जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, रेट्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं, उससे महंगाई की दरें नहीं छेड़नी हमें, ठीक है, समझ में आया शाइनी। तो एक सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी के तौर पर हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अपनाना है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है जब ये सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी के तौर पर बनकर आएगा तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बोला इसका फोकस इस बात के ऊपर होना चाहिए कि जो करंट आरबीआई की पॉलिसी है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए ताकि हम एक इन्फ्लेशन का रेट ऐसा रख सके कि वो 2 महीने, हर महीने, हर हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने, ये सारी चीजों को भूल जाओ। हमें एक एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेंटेन करने की जरूरत है कि ईयरली बेसिस पर एक देश में महंगाई जो है वो इतने लेवल से लेकर इतने लेवल तक फ्लोट हो जाए। वो ऐसे ऐसे ना हो जाए कि महंगाई इतनी चली गई, महंगाई इतनी गिर गई, अगले साल फिर इतनी उठ रही है, उसी साल में फिर इतनी गिर रही, नहीं। एनुअल रेट एक ऐसा होना चाहिए कि महंगाई अगर बढ़ भी रही है, महंगाई अगर यहाँ जाने की कोशिश कर भी रही है, उसको पकड़ के दोबारा इसी लेवल पे लाया जाए। महंगाई बहुत नीचे चली गई, डेप्रिशिएट होने लग गई इकॉनमी, नहीं, उसको पकड़ के दोबारा इसी लेवल पे लाया जाए। कहने वाली बात क्या है कि हमें महंगाई को ऐसे करके कंट्रोल करना है। अगर जो इसके लेवल्स जो सबसे टॉप पर या सबसे लो पॉइंट पर अगर गए भी थे, ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी कुछ इस प्रकार से चले कि इसका रेट ऐसे करके मेंटेन रहे। ये वाली बात समझ में आई कि क्या बोलने की कोशिश करी इस कमेटी ने अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाले पॉइंट के अंदर, बताओ। ठीक है, अब हम सौगंधा इन्फ्लेशन तो टारगेट कर लें, ठीक है, लेकिन हमेशा एक ऐसे रेट पर देश के इन्फ्लेशन को चलाना पॉसिबल तो नहीं है ना इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए। कुछ भी हो सकता है ना। हमने एक चीज पढ़ी थी ना अभी कुछ लेक्चर पहले, इसमें याद है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक शॉक्स। शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को झटके भी लग सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। कोविड किसी ने सोचा था क्या, बताओ। और क्या कोविड का कुछ भी इंपैक्ट नहीं आया इकोनॉमी के ऊपर, बताओ आप लोग, बहुत कुछ आया कि नहीं आया। तो जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग जब हम कह रहे हैं कि इतनी मेंटेन नहीं रख सकते, तो शाइनी हमें जरूरत है कि स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग की भी, मतलब एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो होनी चाहिए लेकिन एक स्ट्रिक्ट तौर पर भी होनी चाहिए कि भैया अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारी डगमगाती भी है, डोलती भी है, ऐसे चली गई वो, फिर ऐसे आई, फिर नीचे चली गई, तो ये जो 2 पॉइंट है ना जिसमें ये एकदम से ऊपर चली गई और एकदम से ये नीचे चली गई, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हमें एक स्ट्रिक्ट टारगेट की जरूरत है कि देखो
एक लेवल हमारा ऐसा भी होना चाहिए शायनी कि अगर ऐसे जाकर ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, तो एक लेवल हमारा ऐसा भी होना चाहिए कि भैया इसको ब्रीच ना करें। ये जो व्हाइट लाइंस मैंने बनाई है, इससे बाहर कतई ना निकल जाए। ये लक्ष्मण रेखा है इकोनॉमी की, समझ गए? मतलब यहां घूम रही है, ये जो बीच में घूम रही है ब्लैक लाइंस, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। लेकिन ये एकदम से इतनी इतनी बढ़ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर एकदम से इतनी नीचे जा रही है, फिर ये बढ़ रही है। लेकिन ये व्हाइट लाइन को क्रॉस ना करे। ये स्ट्रिक्ट टारगेट्स है, ये क्रॉस नहीं, ये ब्रीच नहीं होने चाहिए। बताओ समझ में आया? ये मतलब टर्म समझ में आया? तो स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन सेंट्रल बैंक इज ओनली कंसर्न विद कीपिंग इन्फ्लेशन एज क्लोज टू अ गिवन टारगेट एज पॉसिबल। अब व्हाइट लाइन्स मेरी ऐसी थी ना कि मतलब उसको टच करके वापस नीचे आ रहा है इन्फ्लेशन का लेवल, है ना, और नीचे वाले को टच करके वापस ऊपर जा रहा है। यानी कि स्ट्रिक्ट में क्या होगा भैया? स्ट्रिक्ट लाइंस का मतलब है ये व्हाइट लाइंस, ये। और सिर्फ नॉर्मल इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है कि हमें बेसिकली रखनी तो इसके बीच में ही है। ये यहां तक चली जाए कोई बात नहीं, दोबारा यहां पर आ जाए, ये यहां तक चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन कैसे भी करके व्हाइट लाइन को क्रॉस ना करें, व्हाइट लाइन को क्रॉस ना करें। ये रहे सी के बीच में। ये वाली बात समझ में आई? तो हमें इन्फ्लेशन को कैसे रखना है? एज क्लोज टू अ गिवन टारगेट एज पॉसिबल, राइट? समझ में आया? फिर बात करते हैं, एक होना चाहिए फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी। अब शाइनी, देश में कभी कभार कुछ जरूरत पड़ गई, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा, नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को नहीं रोका जा सकता, और मान लो उसी की वजह से इन्फ्लेशन आती चली जा रही है, तो हमें कुछ फ्लेक्सिबल टारगेट भी तो रखने पड़ेंगे ना, कि चलो इतनी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग। तो इट इज यूज्ड व्हेन सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट अदर थिंग्स सच एज इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है देश के अंदर, एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है। अभी एक्सचेंज रेट क्या होता है? किसी भी करेंसी को इंडियन करेंसी के साथ अगर देखा जाए, राइट शाइनी, कोई भी करेंसी हो सकती है, वो पाउंड हो सकता है, ठीक है, ये पाउंड हो सकता है, डॉलर हो सकता है, येन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आउटपुट देखना, आउटपुट स्टेबिलिटी को देखना, और एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी को देखना। आउटपुट स्टेबिलिटी मतलब क्या? प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन देखी जा रही है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं शाइनी या कि सप्लाई देखा जा रहा है? और एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी मतलब जो ग्राफ हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए और इन्फ्लेशन को, उस ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग? फिलिप्स कर्व। क्या बताता है फिलिप्स कर्व? दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? नहीं नहीं, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप कैसा है? मतलब पॉजिटिव रिलेशन है ना। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को भी बढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट गिरी तो इन्फ्लेशन को भी गिरना है, राइट? सवाल ये उठता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की नीड क्या ही है इंडिया को? ये आरबीआई ने ये कमेटी बिठाई क्यों, उर्जित पटेल कमेटी? तो एज पर द रिपोर्ट इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज बड़े सारे, जब ग्लोबल क्राइसिस पीरियड के बाद का जो टाइम है, ये देखा गया पास्ट में, जब भी कोई बहुत बड़ी आपदाएं आई हैं, तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है दे हैव रिमेन्ड नेगेटिव ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्लोबल क्राइसिस पीरियड। ये रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है शानी? नहीं वो तो चलो ठीक है, किसको किसका करके निकाली जाती है, लेकिन ये नहीं, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट क्या है यहां पर, किसकी बात हो रही है? हाँ, तो ये रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रहे, मतलब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ये, क्योंकि एक बात बताओ ना यार, आपने अगर लोन लिया है किसी से, मतलब वो करके, तो ये तो डीलिंग होकर हुई ना पूरी बात यार, कि आप इतनी इतनी किस्तें दे दोगे उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट। जब इकोनॉमी में अगर हर कोई अगर सौगंधा पैसा खा जाएगा लोन करवाने के बाद और इंटरेस्ट पहुंचेगा ही नहीं, तो इकोनॉमिक साइकिल कैसे चलेगी बताओ?
बैंकिंग और जो कंपनीज है वो हिचकिचाएंगी नहीं फिर? क्या बताना जरा कि किसी की भी चीज फाइनेंस करने से, बताओ ऐसे इकोनॉमी चल सकेगी? और हिंदुस्तान में क्या सारे लोग बिना फाइनेंस के हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं? क्या क्या 10-10 8-8 हज़ार रुपए के फोन भी फाइनेंस नहीं करवाता हर कोई? ईशा बताना जरा। बहुत सारे लोग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं इकोनॉमी, मतलब इंडिया के अंदर ज्यादातर आदमी जब भी कोई फोन लेने जाता है तो वो क्या पूरे के पूरे पैसे देकर ले आता है? ज्यादातर 99% कस्टमर ऐसा करते हैं। बताओ कि वाईसी के अपोजिट है केस बिल्कुल। तो रियल इंटरेस्ट रेट ये देखा गया है कि जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस पीरियड आता है तो उसके बाद क्या जो टाइम होता है उसमें रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रहे हैं। उसके बाद एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस जो है एक्सपोर्ट की टर्म्स में वो इरोड हो जाती है अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रहे तो, जो अच्छी बात नहीं है। इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवाना पड़ता है उसकी डिमांड की वजह से, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा वाइड हो जाता है। क्योंकि अब यहां पर गोल्ड को हटाओ, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, घाटा जो है वो कैसे बढ़ जाता है? मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाना और रेवेन्यू कम हो जाना। ये क्यों? क्योंकि हमेशा इंपोर्ट जो है उससे पैसा आता है देश का या बाहर जाता है? बाहर जाता है। और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंपोर्ट की वजह से बढ़ते हैं कि कम होते हैं? कम होते हैं। उसके बाद एक्सचेंज रेट भी कॉन्टिन्यूस तरीके से वीक होता जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन की वजह से। यानी कि अगर $1 जो है, $1 जो है वो अभी ₹50 में आ जाता है खर्च करके, तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो हमें कम अमाउंट खर्च करना पड़ेगा $1 को प्राप्त करने के लिए, या ज्यादा अमाउंट? ज्यादा अमाउंट। तो ये जो ₹20 बढ़ गए हैं क्या शो कर रहा है? एक्सचेंज रेट वीक हो गया है, स्ट्रांग हो गया है? वीक हो गया। राइज इन इनइक्वालिटी, ये भी बढ़ जाती है। अमीर गरीब के बीच में फर्क बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? बताओ। अमीर लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता हल्की फुल्की इन्फ्लेशन हो जाए, लेकिन छोटे छोटे क्या कहते हैं, मतलब जिनकी इनकम कम है उन ऐसे लोगों को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई एज द नॉमिनल एंकर फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब अब दूसरा सवाल ये आया कमेटी को जब मैंडेट दिया गया कि चुनना किसे हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, जो बेस्ट नॉमिनल मतलब बेस्ट और आइडियल एंकर किसे बनाना है हमें? क्या मतलब सीपीआई की दरों को देखना है या फिर डब्ल्यूपीआई की दरों को देखना है? कमेटी ने रिकमेंड करा, जैसा कि सौगंध हम पढ़ चुके हैं, हमने प्रीवियस डिस्कशन में इस चीज को, इस चैप्टर के अंदर ये चीज फिक्स कर दी थी कि सीपीआई कंबाइंड ही बेस्ट है ना? क्या हमें सीपीआई कंबाइंड को यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूपीआई? ठीक है। माइनस फूड एंड फ्यूल बेस्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कुल मिलाकर सीपीआई कंबाइंड को आप मतलब वो करो कि सीपीआई कंबाइंड को हमें चुनना है। इस कमेटी ने बोला, रिकमेंड करा, अगर हमें मॉनेटरी पॉलिसी को, आरबीआई की पॉलिसी को एंकर करना है इस प्रकार से कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग अच्छा सा हो सके, तो उर्जित पटेल कमेटी ने क्या क्यों बोला ऐसा कि सीपीआई टारगेटिंग, ये जो सीपीआई कंबाइंड है इसको यूज करना चाहिए हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने के लिए? रीजंस इसके द्वारा जो दिए गए वो ये थे, डब्ल्यूपीआई जो है वो सर्विस सेक्टर के इफेक्ट को तो देखता ही नहीं है, और क्या जनता की कमाई, जैसा कि हमने डिस्कस करा था चैप्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर को प्राप्त करने में बिल्कुल खर्चा नहीं होता है एक परिवार का, बताओ, या किसी भी इंडिविजुअल का कोई इंपैक्ट नहीं निकलता उसका। सर्विसेज अगर लेना महंगी हो जाए तो इंडिविजुअल की जेब खर्ची के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा उसका। ये देखा गया कि भाई साहब बहुत मेजर इंपैक्ट होता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई के अंदर सर्विस सेक्टर को देखा ही नहीं जाता, जो कि ओवरऑल जीडीपी में लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। उसके बाद सीपीआई जो है वो रिटेल प्राइसेस के ऊपर एक तो बेस्ड होती है, जिसमें बल्क अमाउंट के ऊपर बात ना होकर प्रैक्टिकल जितने गुड्स एक घर में आते हैं उसके ऊपर बात होती है, रिटेल प्राइसेस के ऊपर, जो कि हमें इन्फ्लेशन की एक ज्यादा ब्रॉडर पिक्चर देती थी। और ब्रॉडर पिक्चर मतलब क्या, यहां पर हमें ज्यादा लोगों का एक पूरा का पूरा खर्चा पता लग जाता है। और एक और बात है इसकी, मतलब हालांकि कमेटी ने यही बोला, लेकिन एक बात और है, कमेटी ने तो यही रीजन दिए थे, यहां पर सर्विसेज को भी काउंट करा जाता है, बात ये है सीपीआई के अंदर। और एक और बात, सीपीआई कंबाइंड यूज हो रहा है ना, तो यहां पर बास्केट प्रॉपर तरीके से बनाई जाएगी, रूरल बास्केट अलग बनती है और अर्बन बास्केट अलग बनती है, राइट?
तो यानी कि होलिस्टिक पिक्चर किससे मिलेगी हमें, डब्ल्यूपीआई या सीपीआई से? इसमें तो कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है। किससे मिलेगी? अगर ये कमिटी ना भी कहती तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है? सीपीआई कंबाइंड है ना, और कंबाइंड अब ज्यादा बेटर पिक्चर शो करने लगा शायद, है ना। उसके बाद सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन चलो हमने निकाल भी लिया, तो उर्जित पटेल कमेटी ने क्या बोला, मतलब ये जो एंकर 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 हम लोग ये बात करे जा रहे हैं बार बार, ये जो अंग्रेजी टर्म आ रहा है नॉमिनल एंकर नॉमिनल एंकर नॉमिनल एंकर, कि नॉमिनल एंकर मतलब जो हमें मेंटेन करके रखना है, जो मैं आपको बार बार फ्लो ये जो बता रहा हूँ कि दरवाजे एक से लेकर दरवाजे बी तक ये जो मेंटेन रहनी चाहिए इन्फ्लेशन, तो कितनी डिसाइड करी गई, कितना नंबर है वो, जीरो तो हो नहीं सकती, तो कितना रखा गया है? कमेटी ने रिकमेंड करा कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है ना वो 4% रहना चाहिए। अब 4% एक आइडल तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो बहुत सारी बातें करी गई हैं। क्या? इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रिक्ट वाली भी फ्लेक्सिबल वाली भी। तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी दी गई है, कितनी, मतलब 4 बोला गया कि मेंटेन क्लोज करके रखो 4 के, कितना, क्या इससे डेविएशन कितनी पॉसिबल है? 4 से 2 ऊपर हो जाए, 2 ऊपर हो जाए मतलब 6 तक। यहां पर देख लो दोनों साइन है, प्लस और माइनस, ये देखो। या 4 से 2 नीचे हो जाए, 4 से 2 नीचे मतलब 2। तो अगर मुझे यहां पर व्हाइट लाइंस ड्रॉ करनी है शाइनी, तो मेरी व्हाइट लाइन क्या होगी जो मैंने ऊपर ड्रॉ करी थी, कि इससे ज्यादा ये लक्ष्मण रेखा है, ये स्ट्रिक्ट है। वेरी गुड। 6 और 2। मेरी ब्लैक लाइन क्या होगी शाइनी सौगंधा, जो मैंने वहां पर अभी बनाई थी ऊपर वाले केस के अंदर, कि इतनी इतनी रहनी चाहिए, अगर बढ़े भी तो इतनी बढ़े, नीचे जाए भी चलो इतनी जाए, लेकिन वापस यहां पर आए, ये कितनी, 4। अब समझ में आया स्ट्रिक्ट और फ्लेक्सिबल है क्या इस केस के अंदर? आ गया? इसलिए बना रहा था ये डायग्राम मैं बार बार। थोड़ा सा टिपिकल देखो इसलिए लग रहा होगा, पता है क्या, ये जनरल इकोनॉमी की डिस्कशन नहीं है। अब कमेटियां बनती है तो उन्होंने शाइनी इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रखी होती है, वो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ के, है ना। लेकिन फिर भी सौगंधा, मतलब ये सब लोग मेरे को क्रिस्टल क्लियर बता दो, जितना मैंने समझाया, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप तक बात पहुंच रही है ना वर्षप्रीत? मतलब ऐसा आप में से किसी को तो नहीं लग रहा कि सर के बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा, पता नहीं क्या ही बोल रहा है पेज, पता नहीं ये क्या ही समझा रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा ना? किसी को लग रहा तो बता दो, मैं फिर से समझा दूंगा। तो ये 4%, और इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में बन चुके हैं प्रीलिम्स के अंदर 2013 2014 से बन चुके हैं। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, आरबीआई ने 2015 में एक एग्रीमेंट साइन करा भारत की सरकार के साथ। देखो शाइनी आ गई ना वही वाली बात मैं आपको बोल रहा था सौगंधा, कि लिखने लिखने के लिए होता है ईशा, सिर्फ ये फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी सब लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा अशप्रीत, तभी तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती और आरबीआई अकेले कुछ नहीं कर सकता। महंगाई अगर आई है, सबको मिलकर इस चुनौती का सामना करना है, राइट। हमने ऊपर भी पढ़ा था, एक बार बताओ, सिर्फ मॉनेटरी मेजर से इन्फ्लेशन सॉल्व हो सकती है जल्दी? सिर्फ फिजिकल से हो सकती है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हो सकती है? क्या पढ़ा था हमने ऊपर? एक आइडल सॉल्यूशन तो दिया नहीं जा सकता, एक ब्रह्मास्त्र तो है ही नहीं इसके लिए कि एक एक घुट्टी पिला दी उससे बीमारी ठीक हो गई, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, आरबीआई ने 2015 में एक एग्रीमेंट साइन करा था भारत की सरकार के साथ, जिसपे फॉलोइंग पॉइंट्स पे एग्री करा गया था। क्या? कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो फिट है ना, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जिसको फिट बोलते हैं, ये आरबीआई का ऑफिशियल गोल होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन के हमारे देश में ऑफिशियल गोल क्या है आरबीआई का इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो वो है फिट, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, अगर उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको देखो 3 दिखेंगे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, इसमें फिट क्या है? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो गोल, ऑफिशियल गोल है आरबीआई का। जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 2016-17 से लेकर 2020-21 तक, ये 4% होना चाहिए, और +2 -2, ये वाली बात क्लियर हो गई ना अब तो? शायद कोई दिक्कत तो नहीं +2 -2 वाली? उसके बाद फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट ये सेट कौन करेगा?
सरकार सेट करेगी। कब कब? हर 5 साल में। किससे कंसल्ट करके? आरबीआई से। क्या हम इस पॉइंट को ये देखते हुए, ये जो सेकंड पॉइंट है, क्या ये बहुत मेजर पॉइंट नहीं है? ये वाला पॉइंट हमें ये नहीं बता रहा जरा कि उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली गई सबसे पहले तो आरबीआई के द्वारा, आरबीआई ने सरकार के साथ हाथ बढ़ाया। क्या हम इस पॉइंट को ये देखते हुए कह सकते हैं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन के टारगेट को सेट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का योगदान देखने को मिलता है? इस वाले पॉइंट में इनकी मर्जिंग देखने को मिलती है। क्या हम कह सकते हैं? वाली बात बताओ, है ना? तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट जो है उसको कौन सेट करेगा? सरकार। कितने साल में? 5 साल में। किसकी कंसल्टेशन से? आरबीआई। क्यों आरबीआई? क्यों? क्योंकि टेक्निकल चीजों के बारे में शायद आरबीआई जानता है। फिर देखो, है ना, पॉलिटिशियन तो फिर पॉलिटिशियन ही एक टाइम पर आकर, नहीं। और यहां पर पता है आरबीआई के कौन लोग होते हैं? वो जो कि बैठते हैं मतलब सरकार के साथ पूरा का पूरा ये पॉलिसी मेकिंग बना के लिए। बताओ जरा कौन होते हैं वो? कौन से ऑफिसर होते हैं? हैं? आरबीआई ग्रेड बी के जो एग्जाम से जाते हैं। शायनी आपने बोला ना अभी ये वाली बात। सीपीआई कंबाइंड जो है इसको यूज करा जाता है। इट इज टू बी यूज एज अ मेजर ऑफ नॉमिनल एंकर फॉर पॉलिसी डिसीजन। अभी ये वाली बात हमने ऊपर पढ़ ली थी, लेकिन ऊपर हमने रिकमेंडेशन के तौर पर पढ़ी थी। ये वाली बात क्या है? ये मान ली गई है, ठीक है, ये मान ली गई है। अब क्या हुआ? कोविड कार्यकाल को देखते हुए, जो उस टाइम था, जो 2020 से लेकर 21 तक का टाइम था, आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। हो सकता है करंट अफेयर में ये वाली चीज आपको ना मिले, लेकिन ये रिपोर्ट आप याद रखना, क्योंकि ये रिपोर्ट आरबीआई ने जो निकाली ना, अब आरबीआई ने किसी भी पर्पज से निकाली हो, लेकिन इसमें वही वाली बातें थी जो उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन और इन्फ्लेशन टारगेटिंग से कनेक्टेड थी। इसलिए राइटर ने हमारा ये वाला काम यहीं पर आसान कर दिया कि कल कोई क्वेश्चन है तो अब लोगों को लगेगा ऐसा, जो कोचिंग वाले हैं वो बोलेंगे कि दिस वाज गिवन इन करंट अफेयर ऑफ 2020 2021, आपको 3 साल 4 साल के करंट अफेयर पता होने चाहिए थे। बकवास, सब बकवास। इन इट्स करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई ने रिकमेंड करा कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है उसको हमें 4% तक, 2 ऊपर हो जाए 2 नीचे हो जाए कोई बात नहीं, मतलब 6 से 2% तक हो जाए, लेकिन आइडल 4 रहना चाहिए। इसको हम बरकरार रखेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। आप कहोगे ये वाली बात बोल तो चुका है, कितने बार बोलेगा भाई? बात देखो ये है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेन गोल है आरबीआई का। 2016-17 से लेकर 2021-20 तक जो है इसको 4% रखा गया। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट निकालकर ये बोला कि 2020-21 से लेकर अब अगले 5 साल तक हमारा टारगेट ये हो गया है। इसका मतलब आप क्या कहोगे? क्या मैं ये कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं? यहां तक हमारे देश में अगर आपसे कोई पूछे सुगंधा कि हमारे देश में मैक्सिमम इन्फ्लेशन कितनी जा सकती है, लक्ष्मण रेखा उसकी कितनी है और कौन कंट्रोल कर लेगा फिर उसके बाद उसे, मैक्सिमम कितनी जा सकती है? मैक्सिमम 6। मिनिमम कितनी जा सकती है? 2। आइडियल कितनी रहनी चाहिए? 4। 6 से ऊपर गई है, 2 से नीचे गई, इसको कौन देखेगा? दोनों यार। देखो अभी बताया यार, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अब कंबाइंड काम करेंगे दोनों, और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी। हालांकि वो पार्ट सरकार में ही आ जाता है, लेकिन यहां पर सरकार का योगदान प्लस आरबीआई का योगदान जरूरी है, दोनों का कंबाइंड, ये बताना चाह रहा हूं। तो अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 1934, जो इन्फ्लेशन टारगेट है फॉर द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2021 से लेकर, अब आ गई ना देखो वाली बात, 31 मार्च 2026 तक, इसको सेम लेवल पर रखा गया है एज फॉर द प्रीवियस 5 ईयर्स। अब ये प्रीवियस 5 ईयर्स क्यों बोला गया यहां पर, मतलब वो करके, इससे पहले भी मतलब ये चीज 5% कह रहा हूं, सॉरी, 4% के आसपास रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है, आरबीआई एक्ट जो है, मैं मनी इन बैंकिंग के अंदर आपको बताऊंगा आरबीआई एक्ट क्या होता है। इन्फ्लेशन
टारगेट जो रखा गया है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आरबीआई, और ये चीज क्यों रखी गई है, इस रिपोर्ट के आधार पर करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, ये वाली बात आरबीआई ने बोलती थी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, अगले 5 साल के लिए ये रखेंगे। तो उसके बाद क्या करा गया, जब ये रिपोर्ट आई ना, तो इसने कुछ चेंजेस करे अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में आरबीआई ने 1934 के, हमारे देश में वही चलता है 1934 का। अब ये 1934 का जो चलता है ये कैसे चलता है, 1934 का ये जो एक्ट है ये किससे लिंक्ड है, ये थोड़ा का थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा आया था उसके बाद, 80 थप्पड़ पड़ेगा शायद नहीं, 85 दिख रहा है 34 के बाद 80। तुम भी चार चार आंखें लगाओ। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो टारगेट है अगले 5 साल के लिए, बोला ना इसने अपनी रिपोर्ट में कि 2021 से लेकर अगले 5 साल तो वो कितना हो गया, तो वो स्पेसिफाई करा गया है आरबीआई के द्वारा अपने एक्ट में संशोधन करके 1 अप्रैल 2021 से लेते हुए 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, इसको सेम लेवल पे रख दिया गया है एज फॉर द प्रीवियस 5 ईयर। अब ये लाइन हटा दो, एज फॉर द प्रीवियस 5 ईयर, आपको बस ये जानना है प्रीवियस 5 ईयर से हमारा क्या लेने देना। अब ये कोई पुराने यूपीएससी के पेपर थोड़ी ना देने जा रहा हूं मैं, कोई बैकलॉग थोड़ी ना चल रहा है मेरा, मैं तो आगे के यूपीएससी के पेपर दूंगा ना। आप लोग सारे के सारे ऐसे हो कि 26 तक तो आप लोग मतलब अच्छे से चले तो लवासना पहुंच ही जाना है आप सबने, ठीक है, लवासना की शक्ल तो देख ही लोगे 26 तक पक्का, फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी भगवान करे। तो उसके अंदर बस इतना याद रखो कि आपसे कोई पूछे बस ये 3 नंबर कृपया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, इतने याद रख लेना वरना तशरीफ मार लूंगा मैं तुम सबकी, ठीक है मयूर, दोनों काम कर दिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर ली और तशरीफ मारने की धमकी भी दे दी। ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें तो जो किसी को समझ में ना आया हो, कोई भी पॉइंट जल्दी बताओ, बोलो बोलो गूंगो बोलो। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।